चलिए भाई, अपने दूसरी क्लास की बात करते हैं, दूसरे लेक्चर की बात करते हैं और देखते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। भाग एक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे भाग दो की, यानी कि पार्ट टू, जिसमें हम लोग सिटीजनशिप, नागरिकता को कंप्लीट करेंगे। भाई सबसे पहली चीज यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि नागरिकता जो है, ये नागरिकता सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से लिया गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है ब्रिटेन के संविधान से हमारे यहाँ पर नागरिकता का कॉन्सेप्ट लिया गया। और यहां पर याद रखिएगा एकल नागरिकता, क्योंकि आपको पता है एकल, हमारे भारत में एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप को अपनाया गया है। और सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे यहाँ ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिक शब्द आपके कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल नहीं किया गया है। और किस व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त होगी या नागरिकता का अंत कैसे किया जा सकता है, इन बातों का उल्लेख भाग 2 में और आर्टिकल 5 से 11 तक में दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 11 विशेष तौर पर आपको याद रखना है, जो आपको ये बताता है कि नागरिकता से संबंधित, यानी कि सिटीजनशिप से संबंधित यदि कोई लॉ बनाना होगा तो वो लॉ बनाने का अधिकार पार्लियामेंट यानी संसद को प्राप्त होगा। इसके लिए आपके संसद, पार्लियामेंट ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 यानी सिटीजनशिप एक्ट 1955 को पारित किया था। क्लियर है ना। अब यहां पर आपको बता दूं कि नागरिकता कितने आधारों पर प्राप्त की जा सकती है। तो देखो, नागरिकता प्राप्त करने के 5 आधार हैं। 5 आधार कौन कौन से हैं? तो पहला होता है जन्म के द्वारा, मतलब बाई बर्थ। दूसरा होता है आपका वंश क्रम के आधार पर, मतलब बाई डिसेंट। एक होता है जो होता है आपके पंजीकरण के द्वारा, बाई रजिस्ट्रेशन। एक होता है देशीयकरण के द्वारा, बाई नेचुरलाइजेशन। और एक होता है जो होता है अधिग्रहण के द्वारा, बाई एक्विजिशन। ठीक है, तो 5 तरीके से नागरिकता आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा नागरिकता का अंत कितने तरीकों से किया जा सकता है? तो 3 तरीके हैं, स्वैच्छिक त्याग, वंचित करने पर और बर्खास्तगी के द्वारा। ठीक है, मतलब बाय रिनंसिएशन, बाय डेप्रिविएशन, बाय डिसमिसल। ठीक है, रिनंसिएशन का मतलब क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता को स्वयं त्यागता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता को प्राप्त करना चाहता है, भारतीय नागरिकता स्वयं छोड़ता है, तो हम कहेंगे स्वैच्छिक त्याग है। ठीक है, वंचित करने का मतलब क्या होता है? जब किसी की नागरिकता को छीन लिया जाता है। और बर्खास्तगी का मतलब है, डिसमिसल का मतलब है, यदि कोई भारतीय नागरिक विदेशी नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो तभी से उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। आगे की तरफ देखिएगा तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद इससे संबंधित कौन कौन से हैं? तो 5 से 11 में इसका उल्लेख किया गया, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस आपको आर्टिकल 11 जो है वो याद रखना है। बाकी 5, 6, 7, 8, 9, 10 इनको आप पढ़ेंगे तो इनके अंतर्गत केवल और केवल ये बताया गया है कि जब भारत और पाकिस्तान दोनों आजाद हुए थे, दोनों इंडिपेंडेंट हुए थे, अलग हुए थे, तो उस समय पर बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान गए थे, बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भारत आए थे। तो उनमें से कौन भारतीय नागरिक होगा या कौन नहीं होगा, इन बातों का उल्लेख है। तो यहां पर आपको याद रखना, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वर्तमान में आर्टिकल 11 जो है ये याद रखना है। आगे की तरफ देखिएगा तो यहां पर अगला जो मेन चीज है वो है आपका भाग 3। ठीक है, भाग 3 पार्ट 3, जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 पढ़ाया जाता है। ठीक है, जिसमें हम लोगों को फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकारों को कंप्लीट करना है। सबसे पहली चीज के मूल अधिकार जो हैं ये लिए कहां से गए? तो फंडामेंटल राइट्स जो लिए गए हैं ये यूएसए या अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, यहां पर आपको याद रखना है कि मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स की जो महत्व है, उस महत्व को ध्यान में रखते हुए इसको भाग 3 को, पार्ट 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। प्रारंभ में जब आपके संविधान का निर्माण हुआ था उस समय पर मूल अधिकारों की संख्या 7 हुआ करती थी, लेकिन संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी जो था, उसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में समाप्त कर दिया गया। और याद रखिएगा, वर्तमान में जो आपका संपत्ति का अधिकार है वो आर्टिकल 300A यानी 300 का में शामिल है। और कैसा अधिकार है? तो ये कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है, ये लीगल राइट है। ठीक है, आगे की तरफ डॉक्टर अंबेडकर की भाषा में अगर हम बोले तो इन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। ठीक है, हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? तो आर्टिकल
32। किसने कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। मूल अधिकारों को उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्रदान की जाती है। भाई यदि किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स जो हैं अगर उनका वायलेशन हो जाता है, अगर उनका उल्लंघन हो जाता है, तो जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनको दोबारा से लागू कराने का कार्य करेगा। और यही अधिकार आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को भी प्राप्त है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। मूल अधिकार स्थायी नहीं है, ठीक है, परमानेंट नहीं है। मतलब क्या हुआ कि भैया यदि कोई मूल अधिकार आपको दे दिया गया है तो ऐसा नहीं है कि उस पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती या उसको सीमित नहीं किया जा सकता। तो याद रखिएगा संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है। जैसे पहले 7 मूल अधिकार हुए करते थे, वर्तमान में 6 रह गए। क्लियर है? वर्तमान में 6 मूल अधिकार कौन कौन से? तो याद रखें, समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 और 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, आर्टिकल 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, राइट रिलेटेड विद एजुकेशन एंड कल्चर, आर्टिकल 29 और 30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आर्टिकल 32 में है। तो ये 6 प्रकार के मूल अधिकार आप लोगों को प्राप्त है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को यहां पर याद रखनी है। आगे की तरफ देखिएगा तो मुख्य मुख्य अनुच्छेद जो एग्जाम के हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बताता हुआ चल रहा हूं। ठीक है। सबसे पहले तो आपको आर्टिकल 14 याद रखना है। ठीक है। आर्टिकल 12 जो है उसमें डेफिनेशन दी गई है। आर्टिकल 13 जो है वो ये बताता है कि यदि कोई कानून बनाया जाता है, यदि कोई लॉ बनाया जाता है तो इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो लिमिटेड ना हो, फंडामेंटल राइट्स पर उनका प्रभाव ना हो। ठीक है। यहां पर आर्टिकल 14 जो है वो कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब विधि के समक्ष समता, विधि के समान संरक्षण। क्लियर है? कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, सभी लोगों के साथ कानून के अनुसार ही प्रोटेक्शन दिया जाएगा, कानून के अनुसार ही व्यवहार किया जाएगा। आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 की बात करें तो ये कहता है धर्म, मूल वंश, इसके अलावा एक पॉइंट और है यहाँ पर, जाति। ठीक है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। ठीक है। यहां पर आप लोगों को याद रखना है कि भैया डिस्क्रिमिनेशन किसके आधार पर? रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ इन 5 आधारों पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये आपसे आर्टिकल 15 कहता है। ठीक है भैया। तो आपको एक और चीज याद रखना है, सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश की अनुमति, जो पब्लिक प्लेस होते हैं, हॉस्पिटल, होटल वगैरह, तो वहां पर आपको जो प्रवेश की अनुमति प्राप्त होती है वो भी आर्टिकल 15 में ही शामिल है। आर्टिकल 16 की बात करें, ये अपॉर्चुनिटी की बात करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब सरकारी नौकरियों में सभी लोगों को बराबर के अधिकार की बात करता है आर्टिकल 16। लेकिन इसमें आपको आर्टिकल 16 का क्लॉज 4, आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 याद रखना है, जो आरक्षण की व्यवस्था, रिजर्वेशन की व्यवस्था के बारे में बताता है। ठीक है। किसके बारे में बताता है? रिजर्वेशन की व्यवस्था। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, रिजर्वेशन की व्यवस्था का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? आपको आर्टिकल 17 याद रखना है, जो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है, मतलब छुआछूत के व्यवहार के अंत की बात करता है। 18 की बात करें, आर्टिकल 18 की बात करें तो अनुच्छेद 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है, उपाधियों के अंत की बात करता है कि भैया किसी भी व्यक्ति को किसी भी क्षेत्र में कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी, लेकिन साथ में ये कह दिया गया है कि सेना और शिक्षा, ठीक है, क्या क्या? सेना और उसके अलावा शिक्षा, इन दोनों क्षेत्रों में उपाधियां प्रदान की जा सकती हैं। जैसे पीएचडी करने के बाद नाम के आगे डॉक्टर लग जाना। ठीक है। आर्टिकल 19 की बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है। ये किसकी बात करता है? तो वाक स्वातंत्र संबंधी अधिकारों की बात करता है। ठीक है। इसके अंतर्गत भी आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता, अपने आप को रिप्रेजेंट करने की स्वतंत्रता, संघ या संगम मतलब कोई यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, या सम्मेलन करने का अधिकार, एक जगह पर इकट्ठा होने का अधिकार, कहीं भी भ्रमण करने का अधिकार, कहीं भी घूमने का अधिकार, ये सब इसमें शामिल है। आर्टिकल 20 की बात करें, 20 की बात करें तो ये बात करता है आपके कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ठीक है। प्रोटेक्शन की बात करता है।
ये कहता है अपराधों के संबंध में दो सिद्धि और संरक्षण, मतलब किसी व्यक्ति को कब अपराधी माना जाएगा और उसे कब अपराधी ना माना जाए, ये किसमें बताया गया है? आर्टिकल 20 में। अनुच्छेद 21 की बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, क्या प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है आर्टिकल 21। ठीक है, याद रखिएगा इसी के अंतर्गत आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही राइट टू प्राइवेसी भी शामिल है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है राइट टू प्राइवेसी किस में शामिल है, तो आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 ए की मैं बात करूं तो राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करता है, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, प्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है, की बात करता है आर्टिकल 21 ए। आपको याद होगा आपके यहां पर 86वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो शिक्षा का अधिकार था उस शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार फंडामेंटल राइट बनाया गया था। आगे आर्टिकल 22 की मैं बात करूं तो ये बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, मतलब कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और उसके निरोध से संरक्षण। मतलब यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता, अरेस्ट किया जाता, तो अरेस्ट होते समय उस व्यक्ति के पास में क्या अधिकार होंगे, व्यक्ति को किन बातों की जानकारी दी जाएगी, वो सारे अधिकार आर्टिकल 22 में शामिल किए गए हैं। ठीक है, और ये भी बताया गया है कि कौन सी परिस्थिति होगी जिन स्थितियों में व्यक्ति को वो अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, जिसको डिटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डिटेंशन। आर्टिकल 23 मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, मतलब किसी इंसान को खरीदा बेचा नहीं जा सकता और किसी व्यक्ति से जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता, ये कहता है 23। 24 की बात करें तो ये बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, मतलब कारखानों वगैरह में, कारखाने वगैरह, फैक्ट्री वगैरह में बच्चों को काम पर लगाया नहीं जा सकता, ये आर्टिकल 24। ठीक है, 25 की बात करें तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, मतलब क्या हुआ कि भैया कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, उस धर्म के अनुसार बिहेव कर सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, ये अधिकार आपको आर्टिकल 25 में ही मिला हुआ है। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर की बात करता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता की बात करता है। आप किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं तो आप उस कार्य को कर सकते हैं, ये कहता है 26। 27 फ्रीडम एज अप टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, मतलब क्या हुआ कि ये वाला अनुच्छेद ये कहता है कि भैया जो स्टेट है, गवर्नमेंट है, राज्य है, वो ऐसा कोई टैक्स नहीं लगाएगा जिस टैक्स के पैसे को किसी एक रिलीजन, किसी विशेष रिलीजन, धर्म को बढ़ाने के लिए खर्च किया जाए। 28 जो है वो कुछ शिक्षण संस्थाओं में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो धार्मिक शिक्षा दी जाती है, उस धार्मिक शिक्षा से संबंधित प्रावधान, प्रोविजन आर्टिकल 28 में है। आपके लिए आर्टिकल 25 सबसे महत्वपूर्ण है इनमें। ठीक है, इसके अलावा 29 की बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज की बात करता है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात करता है। भाई भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, लिपि के आधार पर, स्क्रिप्ट के आधार पर, संस्कृति, कल्चर के आधार पर यदि कुछ लोग हैं जिनकी संख्या कम है, माइनॉरिटी में आते हैं, अल्पसंख्यक में आते हैं, तो उनको अपने हितों का संरक्षण करने का अधिकार होगा। आर्टिकल 30 की बात करें तो राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मतलब जो अल्पसंख्यक वर्ग होगा उसे अपनी पसंद की शिक्षण संस्था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्थापित करने का अधिकार, ये 30 में दिया गया है। भाई आर्टिकल 31 जो है मैं अभी भी बता के आया था, राइट टू प्रॉपर्टी से संबंधित था, जिसे वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 32 आपको याद रखना है, ये बेसिकली आपके राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से जुड़ा हुआ है। और इसमें होता क्या है, इसमें आपको याद रखना है कि भैया आर्टिकल 32 जो है ना, इसके द्वारा यदि किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो जाता है, उल्लंघन हो जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट जारी की जाती है, अधिकारिता जारी की जाती है और उन मूल अधिकारों को दोबारा से लागू करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 33 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द फंडामेंटल राइट इन देयर एप्लीकेशन फॉर टू फोर्सेज एक्सेट्रा, जो सेना वगैरह होते हैं, सैन्य बल वगैरह जो होते हैं, वो किन किन मूल अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, तो संसद उन्हें डिसाइड कर सकती है, ये कहता है 33। 34 जो है ये रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट वाइल मटेरियल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया, मतलब यदि किसी जगह पर सैन्य कानून लगा हुआ है, यदि किसी जगह पर मार्शल लॉ लगा हुआ है,
तो भैया वहां पर लोग किन मूल अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, किन का नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर रोक लगाता है आर्टिकल 34। आर्टिकल 35 लेजिस्लेशन और टू गिव इफेक्ट टू सम ऑफ द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट, मतलब ये कहता है कि भैया ऐसी विधि का निर्माण किया जाए, ऐसी विधि का निर्माण किया जाए जिससे इस भाग में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनको इफेक्टिव बनाया जाए, उनको प्रभावी बनाया जाए। तो मूल अधिकारों में आपको इतनी चीजें याद रखनी है। भाग 4 की बात करते हैं, आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में। इसमें आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बताया गया है। सबसे पहले लिए कहां से गए हैं, तो भैया हमारे देश के संविधान में आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अडॉप्ट किया गया है। आर्टिकल 37 निर्देशक सिद्धांतों के कार्यों के बारे में बताता है कि बेसिकली जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को शामिल करने के पीछे मोटिव क्या है उसे बताता है। ठीक है, उद्देश्य क्या होता है, नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है, तो सामाजिक आर्थिक न्याय यानी सोशल इकोनॉमिकल जस्टिस को बनाना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य यानी इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट के रूप में स्टैब्लिश करने का ये काम करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो इन्होंने इसकी इंपोर्टेंस को बताते हुए कहा कि इन तत्वों को विशेषता वाला बताया है कि भैया इनके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी पाई जा रही है। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो नीति निर्देशक तत्व जो है ना, ये बेसिकली राज्य को या सरकार को या गवर्नमेंट को दिए गए एक प्रकार के सजेशन है, सलाह है कि राज्य यदि कोई पॉलिसी बनाता है तो उस पॉलिसी को बनाते समय उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आगे की तरफ चलिएगा तो भैया ग्रैनविल ऑस्टिन, ठीक है, ग्रैनविल ऑस्टिन नाम के विद्वान है, इन्होंने निर्देशक तत्वों और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा। ग्रैनविल ऑस्टिन नाम याद रखिएगा, जब स्पेशली ग्रैनविल ऑस्टिन के नाम से पूछा जाएगा तभी आपको आंसर लगाना है। इसके अलावा जैसे आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो जाता था, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो जाता था, तो आप उनको लागू कराने के लिए कोर्ट के पास जा सकते थे। लेकिन निर्देशक तत्व जो हैं ये गैर न्यायोचित होते हैं, नॉन जस्टिसिएबल होते हैं। मतलब क्या हुआ कि इनको लागू कराने के लिए आप कोर्ट का नहीं जा सकते, आप न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक है, और इसी वजह से सरकार, ठीक है, मतलब चाहे वो राज्य सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों ही इसको लागू करने के लिए बाध्य, रेस्ट्रिक्ट नहीं है। निर्देशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित अनुदेशों के समान है। मतलब जैसे 1935 में मतलब वहां पर इनका प्रोविजन किया गया था, उल्लेख किया गया था, उसी तरीके से निर्देशक तत्वों को आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में रखा गया है। आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में आपके यहाँ किया गया था और एक डीपीएसपी आपके यहाँ जोड़ा गया जो था कि आय, प्रतिष्ठा एवं सुविधाओं के अवसरों में असमानता को समाप्त करे। मतलब इनकम के आधार पर, प्रेस्टीज के आधार पर, फैसिलिटीज के आधार पर, अपॉर्चुनिटीज के आधार पर लोगों के बीच में भेदभाव ना हो पाए। ठीक है, मिनर्वा मिल्स का एक केस हुआ था 1980 में। मिनर्वा मिल्स केस जो था ना, वो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन के रूप में, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच में बैलेंस बनाने का काम करता है। ये मिनर्वा मिल्स के केस में डिसीजन दिया गया था। आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर निर्देशक तत्वों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको याद रखने हैं। देखो 36 में भैया स्टेट या राज्य की परिभाषा को दिया गया है। 35 जो है वो ये बताता है कि इसमें आपको 37 आर्टिकल 37 जो है वो ये बताता है कि इसमें आपको कौन कौन से तत्व, कौन कौन से एलिमेंट इसके अंतर्गत रखे गए हैं, कौन कौन सी चीजों को शामिल किया गया है। आर्टिकल 38 मोस्ट इंपोर्टेंट है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि, पब्लिक वेलफेयर के इंक्रीमेंट की बात करता है। मतलब स्टेट ऐसी पॉलिसीज बनाएगा जिससे पब्लिक वेलफेयर को बढ़ावा दिया जा सके। 39 जो है ये स्टेट के लिए कुछ पॉलिसीज को बताता है कि जो स्टेट को फॉलो करनी चाहिए। क्या 39A आता है इसके अंतर्गत, जो बाद में जोड़ा गया, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। मतलब यहां पर ये कहा गया है कि भैया सभी लोगों को बराबर न्याय प्रदान किया जाए, एक जैसा न्याय प्रदान किया जाए और जरूरत पड़ने पर जो कानूनी सहायता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान की जाए। 40 बहुत इंपॉर्टेंट है,
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत की बात करता है, ग्राम पंचायतों का गठन। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में। 41 जो है वो ऐसी कंडीशंस के बारे में बताता है जो काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार, शिक्षा एजुकेशन पाना, लोक सहायता, ठीक है, ये पाने का अधिकार आर्टिकल 41 में आता है। 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं के बारे में बताता है। मतलब यदि कोई व्यक्ति कहीं पर काम कर रहा है तो उसे किस प्रकार का एनवायरनमेंट प्रदान किया जा रहा है, या फिर अच्छा एनवायरनमेंट दिया जा रहा है नहीं, या फिर एनवायरनमेंट दिया जाना चाहिए, ये किसमें है 42। 43 कर्म कारण मजदूरों से संबंधित है, लेबर से संबंधित है, और निर्वाह मजदूरी की बात करता है, लिविंग वेज की बात करता है। मतलब मजदूर को कम से कम इतना पैसा अवश्य दिया जाए कि वो अपनी जीवन को चला पाए। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, निर्वाह मजदूरी। 43A बाद में जोड़ा गया, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। मतलब इंडस्ट्रीज का जो मैनेजमेंट किया जा रहा है उस मैनेजमेंट में लेबर को भी शामिल किया जाए, वर्कर्स को भी शामिल किया जाए, मजदूरों को भी शामिल किया जाए, ये कहता है 43A। 43B की बात करें, सहकारी समितियों को बढ़ावा की बात करता है, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, सहकारी समितियों का बढ़ावा देने की बात करता है 43B। 44 मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, सामान्य सिविल संहिता। मतलब विधि की, कानून की जो किताब है भाई वो सभी लोगों के लिए एक समान होनी चाहिए, एक प्रकार का कानून, एक प्रकार की विधि सभी लोगों के लिए होनी चाहिए, 44 कहता है। 45 जो है ये कहता है 6 वर्ष तक के बच्चों के प्रारंभिक बचपन की देखभाल और उनकी शिक्षा का प्रबंध। मतलब जो 6 वर्ष से छोटे बच्चे हैं उनके बचपन की देखरेख करने का काम किया जाए, चाइल्डहुड को बचाने का प्रयास किया जाए, और उसके अलावा उनकी एजुकेशन का प्रबंध भी किया जाए, ये 45 में आता है। 46 की बात करें तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और जो वीकर सेक्शन है, दुर्बल वर्ग हैं, उनके हितों के संरक्षण की जो बात की गई है वो 46। मतलब राज्य ऐसा प्रयास करे जिससे SC, ST और वीकर सेक्शन के लोग जो हैं उनके हितों को सुरक्षित किया जा सके। 47 जो है ये पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। मतलब राज्य जो होगा वो न्यूट्रिशन से संबंधित, या फिर लिविंग स्टैंडर्ड से संबंधित, या फिर आपके पब्लिक हेल्थ से संबंधित जो इश्यूज हैं उनको बचाने का प्रयास करेगा, उनको और ज्यादा अच्छा बनाने का प्रयास करेगा। भाई इसी के अंतर्गत आपको याद रखना है जो मद्य निषेध होता है, मतलब जो लिक्वर पर रोक लगाई जाती है, शराब पर जो रोक लगाई जाती है वो भी 47 के अंतर्गत लगाई जाती है। ठीक है, या हानिकारक औषधियों का प्रयोग। ठीक है, ऐसी कोई मेडिसिन जो हार्मफुल है, हानिकारक है, उसके ऊपर रोक लगाने की बात भी 47 में है। इसके अलावा 48 कृषि पशुपालन के बढ़ावा की बात करता है, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ाने की बात करता है। ठीक है, इसके अलावा 48A आ जाता है जो पर्यावरण का संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, संवर्धन, उसको बढ़ाने का प्रयास, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, इसको बाद में जोड़ा गया। ठीक है, कि राज्य कोशिश करेगा कि पर्यावरण को बचाया जाए, पर्यावरण को बढ़ाया जाए, वनों को बचाया जाए, वन्य जीवों को बचाया जाए। 49 जो है 49 ये कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण। मतलब ऐसी चीजें, ऐसी कोई वस्तु जो राष्ट्रीय महत्व के साथ जुड़ी हुई है, नेशनल इंटरेस्ट के साथ जुड़ी हुई है, चाहे वो कोई मॉन्यूमेंट हो, चाहे वो कोई प्लेस हो, चाहे वो कोई कमोडिटी वस्तु हो, तो उनके संरक्षण की बात 49 में है। आर्टिकल 50 ये कहता है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, सेपरेशन फ्रॉम जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। मतलब जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों को अलग अलग रखा जाए। जुडिशरी जब काम करे तो एग्जीक्यूटिव का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव जब कोई काम करे तो जुडिशरी का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। और 51 की बात करें तो ये अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात करता है। मतलब राज्य ये कोशिश करेगा जिससे ऐसी पॉलिसीज का निर्माण करेगा जिससे इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया जा सके। क्लियर है? तो नीति निषेध तत्वों में आपको इतना याद कर रखना है। आगे की तरफ चलते हैं, अब आते हैं भाग 4 का पार्ट 4A पर, और इसके अंतर्गत एक ही अनुच्छेद है आर्टिकल 51A। ठीक है, बाद में जोड़ा गया था, ये आपको याद रखना है। यहां पर ये आप सबसे पहले लिया कहां से गया, तो ये देखिए मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज को पूर्व सोवियत संघ यानी कि USSR, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया जो था, उसके संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया। इसकी जगह पर रूस भी लिखा हुआ मिलता है। ठीक है,
सरदार स्वर्ण सिंह समिति कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 42वें संविधान संशोधन से शामिल किया गया है ना। आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि मूल कर्तव्यों को किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर शामिल किया गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। किस अमेंडमेंट से शामिल किया गया था, तो 42 से। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है ना, कि मूल कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 1999 में जेएस वर्मा समिति का गठन किया गया। क्वेश्चन आ जाएगा जेएस वर्मा समिति किससे संबंधित है, तो मूल कर्तव्यों से। 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या आज की डेट में जो है वो 11 है, लेकिन प्रारंभ में कितनी थी, तो 10 थी। 11वां मूल कर्तव्य जो था वो 86वें संविधान संशोधन से 2002 में जोड़ा गया था, जो शिक्षा का अधिकार था उसी से संबंधित फंडामेंटल ड्यूटी मूल कर्तव्य 11वें मूल कर्तव्य के रूप में आपके यहाँ शामिल किया गया। तो पहले इनकी संख्या 10 थी, वर्तमान में कितनी हो गई है, तो 11। ठीक है, आर्टिकल 51A के तहत जो जो कर्तव्य आपको बताए गए हैं, ठीक है, वो कर्तव्य यहाँ पर आपके सामने है। एक बार आप इन्हें पढ़ लेंगे और ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, जैसे संविधान का पालन करें, आदर्श संस्थाएं, राष्ट्र ध्वज राष्ट्रगान का आदर करें, मतलब अपने नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, कॉन्स्टिट्यूशन का आपको सम्मान करना चाहिए। ठीक है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें, ये भी बिल्कुल सही बात है। भारत की संप्रभुता यानी सोवरेनिटी, एकता, इंटीग्रिटी, अखंडता की रक्षा करना, ठीक है, इसके लिए भी प्रयास करें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, मतलब अगर जरूरत पड़े तो देश की रक्षा के लिए आपको तैयार रहना है। तो इस तरीके से ये 11 मूल कर्तव्य हैं, एक बार आप लोगों को केवल पढ़ लेना है। ठीक है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन, 4 ऑप्शन होते हैं, इनमें से कौन जो है वो मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। तो एक बार आप इनको पढ़ लीजिएगा, रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक बार आपको इनको क्या कर लेना है, केवल रीड कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर भैया मेन चीज आती है, वो है आपके संविधान का भाग 5। भाग 5 इसके अंतर्गत हमें भैया क्या है कि आपके संघ की व्यवस्था को पढ़ना होता है। भाग 5 में आपके संघ की व्यवस्था आती है। संघ की व्यवस्था में देखो, हम राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे, उसके अलावा मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर को पढ़ेंगे, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो है, इसके अलावा पार्लियामेंट इसी में शामिल हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट इसी में शामिल हो जाएगा। तो वो सब मिलकर संघ की व्यवस्था बनाएंगे। तो अगर पूछा जाए भाग 5 में किसका उल्लेख है, तो संघ की व्यवस्था का उल्लेख है। लेकिन उसमें से अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति की जो उल्लेख है, राष्ट्रपति का जो उल्लेख किया गया है वो आर्टिकल 52 से 78 के बीच में किया गया है। ठीक है, ये किसकी बात करता है, तो ये संघ की कार्यपालिका की बात करता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, महान्यायवादी, इन सबको शामिल किया जाता है। ठीक है, इन सबको मिलाकर क्या बनता है, संघ की कार्यपालिका। राष्ट्रपति आपको पता है भैया, भारत का प्रमुख होता है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है और भारत का प्रथम नागरिक होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता है। ठीक है भैया, हमारे यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर कितनी बार चुना जा सकता है, मतलब कितनी भी बार हमारे यहाँ पर एक व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है या फिर राष्ट्रपति चुना जा सकता है। आगे की तरफ देखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में याद रखिएगा कौन कौन शामिल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन में यहाँ पर संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, याद रखिएगा निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, है ना, मनोनीत नॉमिनेटेड सदस्य भाग नहीं लेते। इसके अलावा राज्य की विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेचर के भी कौन से, इलेक्टेड मेंबर। ठीक है, और इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी जो है, और उसके अलावा जम्मू कश्मीर, इन विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। भाई वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में आपको पता है दिल्ली, पुडुचेरी और आपके जम्मू कश्मीर, यहाँ पर आपकी विधानसभा का अस्तित्व है। तो उनके भी जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो आपके राष्ट्रपति के चुनावों में भाग लेते हैं। तो भैया लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर, निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनावों में भाग लेते हैं। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, पद की अर्हता क्या है, योग्यता क्या है राष्ट्रपति बनने के लिए। तो पहला तो भैया शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, हर जगह पर मिलता है। शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स, मतलब कम से कम 35 साल की उम्र, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो।
इसके अलावा ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, मतलब लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, मतलब लोकसभा का सदस्य बनने की केवल योग्यता होनी चाहिए। ये नहीं कहा गया कि पहले कभी लोकसभा का सदस्य रहा हो, ऐसा कुछ नहीं कहा गया, ठीक है। इसके अलावा ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब लाभ के पद को ग्रहण ना करता हो। तो ये अगर योग्यता है तो वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। संविधान के अगर हम आर्टिकल 53 की बात करते हैं तो आर्टिकल 53 जो है वो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। मतलब क्या हुआ कि यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, ठीक है। कार्यपालिका संघ की भैया जो एग्जीक्यूटिव है कार्यपालिका है उसका हेड जो बनाया गया है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को बनाया गया है। ये किसमें है? आर्टिकल 53, ठीक है। याद रखिएगा राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो भैया उसके लिए जो कैंडिडेट खड़ा होगा, जो मेंबर का जो भी व्यक्ति खड़ा होगा, उसके नाम के नामांकन के लिए न्यूनतम 50 निर्वाचकों का प्रस्तावक होना आवश्यक है। मतलब 50 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो प्रपोजर होने चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा 50 निर्वाचकों को नामांकन पत्र का अनुमोदक होना चाहिए। मतलब बाकी के 50 अन्य जो होंगे उनको सेकेंडर्स की भूमिका निभानी होगी। मतलब 50 लोग उसके नाम को प्रस्ताव करें, उसके नाम का प्रपोजल रखें, और 50 लोग जो हैं वो उसके नाम का अनुमोदन करें, तो वही व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। क्लियर रहेगा? इसके अलावा भैया आर्टिकल 53 के तहत ही आता है कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो जल सेना, थल सेना, वायुसेना, आपकी तीनों सेनाएं जो हैं उन तीनों सेनाओं का हेड होता है प्रधान सेनापति होता है। अनुच्छेद 65 के अनुसार, ठीक है, 65 में क्या लिखा हुआ है कि यदि मृत्यु, त्याग पत्र, हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार, भाई देखो अगर कभी ऐसा हो जाता है कि राष्ट्रपति का पद किसी कारण से खाली हो जाता है ना, या तो वो अपने पद पर नहीं है, या मान लीजिए वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, या राष्ट्रपति का पद रिक्त है, तो उस समय पर जो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे वो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति, मतलब एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे उपराष्ट्रपति। एक और चीज आपको याद रखना है कि अगर उपराष्ट्रपति भी मौजूद नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी मौजूद नहीं है, तो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट या कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेंगे। और अगर ये दोनों ही मौजूद नहीं है तो इस स्थिति में उसी न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, ठीक है, जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, सीनियर मोस्ट जज जो होगा, वो फिर एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेगा। याद रहेगा, पूछा जाता है अगर ये होता है, ये कंडीशन होती है तो कौन करेगा, ये होती है तो कौन करता है, ठीक है। आर्टिकल 53 में ही आपको याद रखना है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अभी अभी मैंने आपको बता दिया है, राष्ट्रपति के नाम से ही भैया संघ की कार्यपालिका से संबंधित जो भी कार्य किए जाते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। आर्टिकल 74 आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा, क्लॉज 1, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है उसका जो हेड होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। आर्टिकल 75(1) के अनुसार, ठीक है, आर्टिकल 75 में ये लिखा हुआ है कि भैया प्राइम मिनिस्टर जो है, प्रधानमंत्री जो है, उनको अपॉइंट राष्ट्रपति करते हैं और फिर प्रधानमंत्री सलाह देता है और उसकी सलाह पर प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जो होते हैं वो मंत्री परिषद की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा मंत्री परिषद जो है, मंत्री परिषद का उल्लेख आर्टिकल 74 में है, लेकिन प्रधानमंत्री पद शब्द जो है वो आपके कहां पर है? आर्टिकल 75 में है। ठीक है, याद रहेगा। इसके अलावा आपको याद रखना है कि भैया ऐसा व्यक्ति कोई मंत्री बन सकता है, मंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, लेकिन या बनाया जा सकता है, मंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन जिस दिन से वो मंत्री या प्रधानमंत्री के पद पर बैठेगा उस दिन से 6 महीने के अंदर उसे कहीं ना कहीं लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। अगर बन गया तो पद बना रहेगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है भारत गणराज्य है, क्योंकि हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कैसा होता है? इलेक्टेड, निर्वाचित होते हैं, निर्वाचन किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं है। वंशानुगत का मतलब क्या होता है कि भैया जैसे पहले मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है वो राजा है, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ये चीज। ठीक है, आर्टिकल 85 की तो बात करें तो आर्टिकल 85 का क्लॉज 2 क्लॉज बी के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है भाई, आपको पता है लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष होता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहें तो उसको समय से पहले भंग कर सकते हैं।
किंतु राष्ट्रपति की यह शक्ति अनुच्छेद 74(1) के अधीन है, अर्थात वह ऐसा केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर ही करेगा। मतलब राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कैबिनेट के द्वारा सिफारिश की जानी चाहिए, कैबिनेट के द्वारा उसको मंजूरी दी जानी चाहिए। आर्टिकल 108 की हम बात करते हैं तो भैया ये संयुक्त अधिवेशन की बात करता है। किसकी बात करता है? ये संयुक्त बैठक की बात करता है या ये ज्वाइंट सिटिंग की बात करता है। भाई कभी कभी क्या होता है कि कोई विधेयक जो होता है, बिल जो होता है, वो राज्यसभा लोकसभा मतलब के दोनों सदन जो हैं, उन दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। मतलब दोनों सदनों से किसी कारण से वो पारित नहीं हो पाता, और जब वो पारित नहीं हो पाता तो उस स्थिति में प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति जो है, वो दोनों सदनों की ज्वाइंट सिटिंग बुलाएंगे, उसके ऊपर वोटिंग करवाई जाएगी और उसे पास किया जाएगा। ठीक है, या तो पास किया जाएगा या कैंसिल किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 79 में यह प्रावधान है कि संघ के लिए संसद होती है। भैया उन आपके 79 की बात करें, 79 की बात करें तो संसद की संरचना जो है, पार्लियामेंट की जो स्ट्रक्चर है वो 79 में बताई गई है। उसमें ये बताया गया कि दो तो सदन होते हैं। हमारे यहाँ पर संसद बाईकैमरल है, द्विसदनीय है। दो सदनों में राज्यसभा लोकसभा होते हैं, ये तो पता ही है आपको। राज्यसभा को उच्च सदन यानी अपर हाउस, लोकसभा को निम्न सदन यानी कि लोअर हाउस भी कहते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो संसद के अभिन्न अंग हैं, इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति जो हैं वो संसद के अभिन्न अंग हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता। ये चीज याद रखें, पूछा है संसद के कितने अंग हैं, तो 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। आर्टिकल 123 और आपको याद रखना है जो राष्ट्रपति से ही जुड़ा हुआ है। होता क्या है इसमें कि भैया आपके राष्ट्रपति को अध्यादेश निकालने की शक्ति, मतलब ऑर्डिनेंस, ठीक है, ऑर्डिनेंस पास करने का जो अधिकार दिया गया है वो आर्टिकल 123 में है। अब ये क्या है, तो आपको पता है भैया आपके यहाँ पर कानून बनाने का काम, लॉ बनाने का काम आपके पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है, लेकिन पार्लियामेंट के सेशन चलते हैं, तो कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि पार्लियामेंट सेशन में ना हो और उस समय आपके देश के सामने ऐसी कोई विपत्ति आ जाती है जिसका सामना करने के लिए कानून की आवश्यकता है, तो भारत के राष्ट्रपति चाहें तो उस समय पर अध्यादेश निकालकर ऐसे किसी कानून का निर्माण कर सकते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, अध्यादेश बोला जाता है। आगे देखिएगा अनुच्छेद 143 जो है 143, इसमें क्या है कि राष्ट्रपति जो हैं वो, राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि यदि उन्हें किसी भी कानूनी मामले पर अगर कोई दिक्कत होती है तो उस कानूनी मामले पर वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति को दी गई है। आर्टिकल 72 अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है, मतलब राष्ट्रपति कुछ केसेस में किसी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकते हैं 72 के तहत। ठीक है, इसके अलावा याद रखिए भारत के राष्ट्रपति को संविधान के तहत प्राप्त प्राधिकार औपचारिक एवं विधिक तथा संवैधानिक और नाम मात्र हैं। याद रखिएगा कैसे हैं, औपचारिक, ऑफिशियल, मतलब इनके बगैर कोई काम नहीं किया जाएगा। विधिक, कानूनी, लीगल रूप से इनको ये अधिकार है। संवैधानिक, संविधान में इनका उल्लेख है। और नाम मात्र, नाम मात्र का मतलब क्या है, क्योंकि भैया आपको मैंने पहले ही बता दिया आर्टिकल 74 राष्ट्रपति कोई कार्य जो करेंगे वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे, तो इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है, नाम मात्र का कहा गया है, नाम मात्र का प्रमुख। ठीक है, इसके अलावा जो आपका यूपीएससी है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड या फिर शेड्यूल कास्ट, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इनकी स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट करने का काम करता है और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी करता है, कैग। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसको अपॉइंट करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। होता क्या है वो अभी आगे आएगा। आगे की तरफ चलिएगा तो यहाँ पर भैया स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति पता ही है आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कहाँ से थे, बिहार से थे। ठीक है, ये लगातार 3 अवधि तक भैया क्या रहे थे, राष्ट्रपति रहे थे। पूछ सकता है, टाइमिंग भी आप लोगों को स्पेशल याद रखनी है। इसके अलावा संजीवा रेड्डी की बात करें तो एन संजीवा रेड्डी जो हैं ये निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। ठीक है, अनअपोज्ड, मतलब एन संजीवा रेड्डी जो थे ना भैया, इन्हें बिना किसी विरोध के ही राष्ट्रपति पद पर चुन लिया गया था 1977 से 82। दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, जिनको दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक, फिलोसफर किंग या फिलोसफर रूलर के नाम से भी जाना जाता है। आगे की तरफ चलिएगा तो भैया चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी बने थे, जो ट्रेड यूनियन आंदोलन, मजदूरों से संबंधित जो आंदोलन है उनके साथ में जुड़े हुए थे। प्रतिभा पाटिल जी, ये आपके भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, ये भी आपको याद है। ब्रिटिश वास्तुकार की बात करें तो एडविन ल्यूटेंस,
एडविन लुटियंस, ठीक है। इन्होंने राष्ट्रपति भवन, जो राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है, उसका डिजाइन जो तैयार किया वो एडविन लुटियंस ने किया। यह भवन राष्ट्रपति का सरकारी आवास है और 1950 तक इसको वायसराय हाउस कहा जाता था, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के पास उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित कर नहीं सकती है, मतलब किसी हाई कोर्ट में कितने न्यायाधीश होंगे ये डिसाइड करने का काम भी राष्ट्रपति करेंगे। नीलम संजीवा रेड्डी भैया आपको पता ही है, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के स्पीकर के पद पर भी कार्य कर चुके थे। उपराष्ट्रपति की बात कर लेते हैं, राष्ट्रपति में इतना है आपको याद रखना है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं, तो भैया ये हमारे यहाँ पर दूसरा सर्वोच्च पद है, दूसरा सबसे बड़ा पद, ठीक है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया, मतलब अगर ये पूछा जाए कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस ये प्रोविजन कहां से लिया गया, तो ये भी अमेरिका से, ठीक है। निर्वाचन कैसे होता है, तो राष्ट्रपति की तरीके से ही होता है। क्यों? क्योंकि जनता के द्वारा सीधा नहीं चुने जाते, मतलब इनके लिए भी इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम अपनाया जाता है। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन भाग लेता है, तो आपको बताना है कि राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य, मतलब सभी का मतलब क्या हो गया कि इनके निर्वाचन में, इनके इलेक्शन में जो इलेक्टेड मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर ये दोनों ही हिस्सा लेते हैं, लेकिन राज्यों की विधानसभा इसमें शामिल नहीं है। आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ पर इसमें संसद के निर्वाचित मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं और राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। योग्यता क्या होनी चाहिए, नागरिक होना चाहिए, भारत का सिटीजन होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। 35 साल, ठीक है, इसकी भी आयु कितनी रखी गई है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और इसकी एक योग्यता यह है कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, जैसे राष्ट्रपति के लिए था लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, इनके लिए क्या है, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और भैया लाभ के पद पर नहीं होनी चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड ना करते हो, तो वो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति में भी आपके प्रपोजल को रखने वाले और पीछे उसको सेकेंडर मतलब उसको सपोर्ट करने वाले थे, ऐसे ही उपराष्ट्रपति पद के लिए यदि कोई व्यक्ति कैंडिडेट बनता है तो उसके नाम का 20 व्यक्ति प्रपोजल रखेंगे और 20 व्यक्ति जो होंगे वो सेकेंडर के तौर पर उसको सपोर्ट करने होंगे। जमानत राशि जो होती है वो 50,000 होती है, कहां जमा होती है, आरबीआई में। क्लियर है। आर्टिकल 63 अनुच्छेद 63 जो है ये भारत के उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख करता है। अगर केवल क्वेश्चन ये आए उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख, तो आर्टिकल 63। अनुच्छेद 64 राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। भाई एक चीज देखिए, राज्यसभा उपराष्ट्रपति जो है वाइस प्रेसिडेंट, ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते लेकिन फिर भी उसकी अध्यक्षता करते हैं, इसीलिए इनको राज्यसभा का कैसा पदेन सभापति एक्स ऑफिसियो कहा जाता है। ठीक है, याद रखेगा। और भैया आपको पता ही है राष्ट्रपति का पद यदि खाली होता, राष्ट्रपति अपने कार्यों को निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, तो उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं। ठीक है, याद रखेगा। अगला पॉइंट क्या है, 67B। ठीक है, 67B जो है ये क्या कहता है, आपको याद रखना है कि एक उपराष्ट्रपति को उसके पद से राज्य के एक प्रस्ताव द्वारा, हाँ, इसको हटाने की प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो भैया राज्यसभा के द्वारा, ठीक है, राज्यसभा के द्वारा एक प्रपोजल लाया जाएगा, वो प्रपोजल राज्यसभा से पास होना चाहिए, लोकसभा उससे सहमत होनी चाहिए, तो इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग इम्पीचमेंट है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 61 में 61 में किया गया है। ठीक है, याद रखेगा उपराष्ट्रपति को 14 दिनों का नोटिस दिया जाएगा, मतलब ये प्रपोजल जब उन्हें लाया जाएगा हटाने का, तो 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को बताया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर मैंने बता दिया राज्यसभा के पारित संकल्प से, है ना, जिससे लोकसभा भी सहमत हो, इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट की, तो इन्हें शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। अगर राष्ट्रपति मौजूद नहीं है तो राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट कोई व्यक्ति इनको शपथ दिलाने का काम करेगा। कार्यकाल की बात करें तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का ही कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। इसके अलावा अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति किसको सौंपते हैं, राष्ट्रपति को सौंपते हैं। क्लियर है। चलिए यहाँ पर महत्वपूर्ण अनुच्छेद दोनों के बारे में तो मेन देख लो। 53 याद रखिएगा, ठीक है, कि यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड राष्ट्रपति को बनाया गया है। राष्ट्रपति निर्वाचन इलेक्शन का उल्लेख, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का उल्लेख 54 में किया गया है। निर्वाचन की रीति इलेक्शन प्रोसीजर जो है वो 55 में बताया गया है। पदावधि यानी कि आपके टर्म ऑफ ऑफिस जो है राष्ट्रपति का
वो 56 में बताया गया है। री इलेक्शन मतलब राष्ट्रपति अगर दोबारा चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसका उल्लेख आर्टिकल 57 में, योग्यता एलिजिबिलिटी का उल्लेख 58 में किया गया है। 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है और आपको 61 याद रखना है जिसमें राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग या इम्पीचमेंट का उल्लेख किया गया है। क्लियर रहेगा? जो महत्वपूर्ण है उनको मैं टिक कर रहा हूं। उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किसमें है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस 63 में है। 64 जो है 64 वो ये कहता है कि राज्यसभा के पदेन सभापति एक्स ऑफिसियो होते हैं राष्ट्रपति। 65 जो है वो ये बताता है कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे। निर्वाचन वाइस प्रेसिडेंट का 66 में, 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि मतलब टर्म ऑफ ऑफिस को बताया गया है। इसके अलावा एक शपथ पूछी जा सकती है तो भैया उपराष्ट्रपति की शपथ जो है इसका उल्लेख आर्टिकल 69 के तहत किया गया है। और आर्टिकल 72 में अभी अभी आपको बता के आया था राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। ठीक है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति कई प्रकार से व्यक्तियों को क्षमा कर सकते हैं, जैसे निलंबन, परिहार, लघुकरण, ये कई सारे तरीके होते हैं। सजा को कम कर सकते हैं, सजा को समाप्त कर सकते हैं, स्वरूप बदल सकते हैं, बहुत सारे तरीके। तो क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में आती है। क्लियर रहेगा?